फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 8 जो बात करता है कि एप्लीकेशन आपकी कैसे आपकी उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 8 क्या कह रहा है? सेक्शन 8 आपकी बात कर रहा है, देखिए हमने पहले पढ़ लिया था कि सेक्शन 3 में तो एवरी सिटीजन को राइट्स है। एप्लीकेशन जो लगेगी वो अंडर सेक्शन 6 लगेगी। ठीक है, एप्लीकेशन जो होगी, अब मान लो उसका डिस्पोजेबल होगा, अब किसको लगेगी? सीपीआईओ और एसपीआईओ को लगेगी। ठीक है, फिर हमने इसमें 7 में पढ़ा था कि डिस्पोजेबल कैसे होगा, आपका 30 दिन के अंदर डिस्पोज करनी पड़ेगी, और अगर 48 आवर्स अब देखा गया लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड कोई सवाल है तो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है कि किन ग्राउंड्स पे ये होगा। ये तो हो गया डिस्पोजल, यानी कि आपका काम कर दिया या नहीं करा। अब डिस्पोजेबल नहीं हुआ तो या तो रिजेक्ट करा है, ठीक है, या तो आपको सामान दे दिया तो 30 दिन के अंदर या 48 आवर्स में दे देंगे। और रिजेक्ट किस ग्राउंड पे होगा? 8, 9, 10, 11। तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो पहला कह रहा है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन मतलब यानी कि पूरी तरह से करा है। देखिए 8 और 10 इन दोनों में बस इतना सा एक डिफरेंस है कि 8 में आपका फुल्ली तरीके से एग्जम्प्ट करा गया। ठीक है, मान लो अगर कोई आप इंफॉर्मेशन जो इनमें आएंगे, नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, जो जो लोग आएंगे उनके बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। नथिंग एंड एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन नो ऑब्जेक्शन गिव एनी सिटीजन। मान लो शेल नॉट, मान लीजिए कोई भी आपका एक्स जो होगा एप्लीकेशन लगाएगा अंडर सेक्शन 6, ठीक है, और वो इन के नीचे अंडर जो नीचे लिखे हुए हैं उनसे रिलेटेड है, तो वो मानी ही नहीं जाएगी। क्या लिखा है? इन्फॉर्मेशन या डिस्क्लोजर विच हानिकारक है, प्रीजुडिशली मतलब यानी कि हानिकारक, अफेक्ट द सॉवरेनिटी, किसके लिए? सॉवरेनिटी के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, स्ट्रेटेजिक से रिलेटेड है, साइंस एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, और स्टेट के रिलेशंस है। स्टेट मतलब यानी कि इंडिया के रिलेशंस की बात करें फॉरेन स्टेट्स के साथ। ठीक है, और या तो एक इसमें बहुत अच्छी चीज ये दे रखी है, लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि अगर कोई ऑफेंस होने की वजह से है, यानी कि कोई दंगा वंगा भड़क सकता है किसी का, ठीक है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो नहीं देंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल ऐसे समझिए, मान लीजिए एक्स है, एक्स पर सरकार से कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है कि हिंदुस्तान को आजाद करवाने में किसका हाथ था, तो आम आरटीआई वाले जवाब दे देते हैं कि सुभाष चंद्र जैसी बोस का था या ऐसा कुछ था। और ये क्या है, ऐसे एक्स जो है वो इस चीज को ऐसे यूज करता है कि जिसकी वजह से लोगों को वो दंगे फसाद करवा सके, हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी में सिविल वॉर करवा सके कि देखो जी गांधी जी का तो ऐसे ही नाम उठता है, आजादी तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिलवाई थी। तो ऐसी चीजें चीजें जो छुपाई जाएंगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी जाएगी तो उसमें ए लिख दिया जाएगा कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते अंडर सेक्शन 8, ए बी सी डी जो जो रीजन देंगे बता देंगे, 8, 9, 10, 11, 12 में जो भी है। ठीक है, बी कह रहा है इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू द पब्लिश ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मान लो जैसे 228 ए में 228 में बता रखा है कि अगर कोई रेप विक्टिम है, ठीक है, या कोई आपकी कॉन्फिडेंशियल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, उनको नहीं छापना, ठीक है, तो उनको नहीं दिया जाएगा। इसका आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। नथुराम गोडसे ने जो का जो ट्रायल चला था, नथुराम गोडसे जी का जो ट्रायल चला था, उसमें उन्होंने जो रीजंस दिए थे कि मैंने गांधी जी को क्यों मारा, गांधी जी को किस वजह से मारा, वो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी उनको पब्लिश नहीं करा गया। आप उस पर आरटीआई नहीं लगा सकते। ठीक है, वाई किल्ड गांधी पे ऐसे नहीं लगा सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग है उनको से नहीं मांग सकते। तीसरा कह रहा है इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज विच वुड बी कॉज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मान लीजिए कोई प्रिविलेज चीज है, यानी कि कोई पार्लियामेंट की कोई प्रिविलेज वाली बात है या स्टेट लेजिस्लेचर की कोई प्रिविलेज बात है, उनको भी से रिलेटेड भी आप आरटीआई नहीं लगा सकते। इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, डिस्क्लोज विच वुड हार्म कॉम्पिटेंट पोजीशन ऑफ ए थर्ड पार्टी अनलेस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, अनलेस, ये जब ये लाइन आ जाए ना अनलेस, तो यहाँ पर क्या है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब यानी कि हमने पढ़ा था अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहे हो तो प्रेसिडेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, और अगर आप कोर्ट से मांग रहे हो, हाई कोर्ट से मांग रहे हो तो हाई कोर्ट आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज में पढ़िएगा। ठीक है, अनलेस वो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इजाजत ना दे दे और वो ये ना मान ले कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड ये है डिस्क्लोज ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, तब तक आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। मान लो जैसे केएफसी है, ठीक है, केएफसी कहता है कि हमारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम एक स्पेशल मसाला तैयार करते हैं, स्पेशल फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, इस तो मान लो आपने फसाई में ये लगा दिया, ठीक है, एप्लीकेशन लगा दी कि मुझे इसका खाना टेस्ट करना है कि आपने क्या स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म करे हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने आरटीआई जो लगाई,
तो ये कहता है कि मैं अपना ये फॉर्मूला नहीं दूंगा, तो यहाँ पर FSI वाले जो PIO होगा, ठीक है, जो इसका PIO होगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होगा, वो कहेगा कि देखो हम आपको ये फॉर्मूला नहीं बता सकते क्योंकि ये आपका अंडर सेक्शन 8 का सब क्लॉज क्या है, डी, सब क्लॉज डी के अंडर आता है, इसलिए हम आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो वो हम इन्फॉर्मेशन इससे नहीं ले सकते, ठीक है। बट यहाँ पर क्या लिखा है कि अनलेस अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है तो दे भी सकती है, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर है वो दे या ना दे। इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक इन फिड्यूशियल रिलेशनशिप, मान लीजिए कोई फिड्यूशियल रिलेशनशिप है, अनलेस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मान लीजिए एक का हस्बैंड है CISF में काम करता है, CISF में काम करता है, ठीक है। अब वो CISF में जब काम करता है तो वो उसके जो सीईओ, आपको पता होगा इनके सीईओ होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं। अब इसकी वाइफ जो होती है, इसके हस्बैंड की जो वाइफ होती है, वो लगा देती है RTI इसके ऊपर, ठीक है, कॉमनली ये यूज होता भी है। तो अब यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वैसे तो देखा जाए तो आपका जनरल है, ठीक है, मिलिट्री में तो जनरल है, पर यहाँ पर क्या है कि डिस्ट्रिक्ट, अगर इनके यूनिट लेवल के हिसाब से देखें तो कमांडिंग ऑफिसर भी होता है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सीईओ, इससे पूछा ये पूछेगा, इससे थर्ड पर्सन कौन हो गया, इसका हस्बैंड, कि भैया इस तेरी इन्फॉर्मेशन दे दे, वो कह देता है नहीं, तो भी कहते हैं चल देनी तो पड़ेगी, ठीक है। ये जो आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इसके ऊपर है कि ये इन्फॉर्मेशन दे या ना दे। तो यहाँ फिड्यूशियल रिलेशनशिप क्या हुआ, उसका जो CISF में जो पति था, ठीक है, और जो एक्स बी थी, जो वाइफ थी, ये हस्बैंड एंड वाइफ का फ्यूडल रिलेशनशिप हुआ इस चीज के लिए। अब आपका बात करें इन्फॉर्मेशन रिसीव कॉन्फिडेंस ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट्स। अब मान लो जैसे अभी ये चल रहा है कि कोई कनाडा ने और चाइना में जो बात हुई, ठीक है, उन्होंने कनाडा वालों ने अपनी ये बात पब्लिकली में डोमेन में डाल दी, लोगों को बता दिया, तो चाइना ने इस बात का विरोध करा, ठीक है, कि आपको ऐसे नहीं बताना चाहिए। तो ये देखा जाए तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब तक दो कंट्रियों के बीच में कोई बात हुई है और दोनों कंट्रियों की कंसेंट नहीं हुई, तो कोई भी कंट्री अपनी कंट्री में जाकर ये इन्फॉर्मेशन नहीं छाप सकती, ठीक है। जो पब्लिक डोमेन में बात है वो हो सकती है, पर दोनों कंट्रियों की कंसेंट चाहिए, तभी आप RTI। मान लो आज अमेरिका की और इंडिया की जो मीटिंग हुई, उससे रिलेटेड मैं आपका मांग RTI लगा देता हूँ कि जी उस दिन फलाना तारीख को फलाना जो बातें हुई उससे रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन दो, तो वो कहेंगे कि नहीं हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि अमेरिका की कंसेंट नहीं है उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं जी की, हाँ, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज विच एंडेंजर द लाइफ ऑफ पब्लिक सेफ्टी। मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिससे एंडेंजर हो सकती है लाइफ एंड फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी को, मान लीजिए कोई विटनेस है या ऐसी कुछ है, कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, रॉ के जो फील्ड एजेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड आप नहीं मांग सकते, ठीक है। इन्फोर्स सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई वो है, उनसे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। इन्फॉर्मेशन जो इम्पीडेड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकती है, एप्रीहेंशन है कि वो ऑफेंडर बच सकता है उससे, ऐसी चीजें भी नहीं दे सकते। कैबिनेट पेपर्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे मान लो सर्जिकल स्ट्राइक हुई या कुछ हुआ, उनको प्राइम मिनिस्टर को जो भी एडवाइस दी गई उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, ठीक है। प्रोवाइड दैट द, पर यहाँ पर लिखा हुआ है आई का कि प्रोवाइड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रीजन देयर ऑफ द मटेरियल बेसिस ऑफ डिसीजन शेल टेक। मान लीजिए उन्होंने कोई कानून बनाया, कानून बनाने के बाद पहले तो उनके बीच में जो बातें उनके बारे में तो नहीं दे सकते, पर जब कानून बन गया, ठीक है, जब कानून बन गया और उससे रिलेटेड आपकी बातें डिस्कशन हो गई, बेसिस ऑफ डिस्कशन हो गई, ठीक है, मैटर इज कंप्लीटेड, हैज बीन टेकन एंड कंप्लीटेड, तो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि further provided matter under the exception of specific sections shall not be disclosed। अगर कोई आपका स्पेसिफिक सेक्शन में डिस्क्लोज नहीं कर सकते तो नहीं हो सकता। अब बात लिखिए जे में कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ऑफ विच नो रिलेशनशिप ऑफ पब्लिक रिलेटिव एंड अनवांटेड इन्वेरेंस। मान लीजिए कोई पब्लिक एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है तो उस इंफॉर्मेशन को भी मना कर सकते हैं आपका CPIO और SPIO। और द अपेलेंट अथॉरिटी द मे सेटिस्फाई द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब भैया सिंपल सी बात है, पब्लिक इंटरेस्ट में है तो ही इश्यू होगा, ठीक है। और ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रोवाइडेड कि जो बात आप पार्लियामेंट में रख सकते हो, जिस बात को आप पार्लियामेंट को देने से मना नहीं कर सकते हो, स्टेट लेजिस्लेचर को देने से मना नहीं कर सकते, वही चीज आप, ठीक है, वही चीज आप राइट टू इंफॉर्मेशन में जो एप्लीकेशन लगाएगा अंडर सेक्शन 6 उसको भी मना नहीं कर सकते। सिंपल सी बात ऐसे समझिए, मान लो कोई बात है वो पार्लियामेंट को भी मना नहीं कर सकता CPIO, ठीक है, SPIO पार्लियामेंट को भी नहीं मना कर सकता, ठीक है, और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर में भी मना नहीं कर सकता, कोई भी स्टेट की लेजिस्लेचर हो गई, यानी कि हर स्टेट्स की विधानसभा हो गई, इनको भी मना नहीं कर सकता, ठीक है।
तो इसे भी इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 6 में कोई एक्स आर्म सिटीजन होगा इंडिया का, उसे भी देनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है भैया, तुम पार्लियामेंट को मना नहीं कर सकते हो, स्टेट लेजिस्लेचर को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए मना नहीं कर सकते ना, जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो आप हमें भी मना नहीं कर सकते। अब यहाँ लिखा कि अगर कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है उस पर भी आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक है, फुल्ली तरीके से नहीं दे सकते। जो 10 में बात करी गई है, 9 में बात करी गई है, उस वो अलग बात है। अब कह रहा है कि ए, सी और आई, कोई ए, सी, आई, ए में बात करी गई थी, हमने बात करी थी कोई सॉवरेनिटी से, इंटीग्रिटी से रिलेटेड सवाल है। सी में बात करी थी इन्फॉर्मेशन प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट से रिलेटेड बात थी, और कोई पेपर काउंसिल ऑफ कैबिनेट्स के पेपर थे, तो उनकी तीनों की बात करी थी। अगर उसकी बात को अकड़ हो गई, 20 साल हो गए, ठीक है, 20 साल हो गए उसको, तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मान लो ए, सी, आई में जो इन्फॉर्मेशन थी उनको घटित हुए हुए 20 साल हो गए, ठीक है, तो उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ये समझ लीजिए। फिर वो एलिजिबल है सेक्शन 6 के तहत। Provided where any question arises the date where the sit period 20 has been computed, the center shall usual appeals provided in third। कुछ नहीं है। सेक्शन 9 कह रहा है grounds of rejection to access in certain cases। अब किन ग्राउंड्स पे मना कर सकते हैं? Without prejudice the provision of this section, Center Public Information may reject and request for information request providing invoke copyright, यानी कि कोई कॉपीराइट के वजह से भी आपका मना कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई कॉपीराइट का स्ट्राइक है, ये है कि इंफ्रिंजमेंट कर रहे हैं कॉपीराइट स्ट्राइक को, इस बैकग्राउंड पे भी मना हो सकती है। अब 10th की बात करें, 10th कह रहा है सेवरेबिलिटी, यानी कि देखिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने कोई 4 चीजें मांगी, 1 2 3 4 चीजें मांगी, उसमें से आपका 8 में करा तो पूरी एप्लीकेशन आपकी डिसमिस हो गई। ठीक है, पर इसमें क्या करा, 9 में आपका कॉपीराइट स्ट्राइक की बात हो गई, 10 में बात करा कि सेवरेबिलिटी के ऊपर हो गई। इस सेवरेबिलिटी में क्या होता है कि आपकी 2 इंफॉर्मेशन तो आपको दे दी, 1 और 2 तो दे दी, 3 और 4 नहीं दी, यानी कि आधी दी आधी नहीं दी है। ठीक है, आधी आपकी एग्जाम्प्ट करी गई थी, आधी आपकी दे दी। तो यहाँ क्या लिखा है, वेयर अ रिक्वेस्ट ऑफ एक्सेस इन्फॉर्मेशन इज रिजेक्टेड, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई ऑन द ग्राउंड relation to the information is exempted from the disclose that anything contained in this act may provide the part of the record which does not include, यानी कि इसका कुछ पार्ट तो आपको दे सकते हैं, कुछ पार्ट आपको नहीं दे सकते। ठीक है, which exempt from the disclose which can reasonably served from any part of content, तो आपको मतलब सिंपल सी बात है, आधी दे दी आधी नहीं दी। where access is granted, अगर आपको access is granted कर दिया गया रिकॉर्ड, the CPI और SPI may be shall give a notice to the applicant informing, तो यानी कि सीपीआई और एसपीआई जो होगा, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसको एक लेटर लिखेगी, द ओनली पार्ट उसमें बताएगी कि आपकी फर्स्ट 2 3 और 4 में से हमने आपके फर्स्ट 2 की तो दे सकते हो, 3 4 को नहीं दे सकते। ठीक है, द रीजन टू डिसीजन ऑफ एनी फाइंडिंग्स, और जो भी फाइंडिंग्स होगी वो बताएंगी, अपने नोटिस इश्यू करेंगी कि भैया हम आपको 4 में से 2 की डिटेल दे रहे, 2 की नहीं दे रहे। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन गिविंग डिसीजन, जो भी सीपीआई और एसपीआई को जो जिस बंदे ने डिसीजन दिया कि नहीं इसको 2 इन्फॉर्मेशन दो, 2 नहीं दो, वो भी बताई जाएगी। डिटेल ऑफ द फीस भी बताई जाएगी, और हिज राइट्स के बारे में बताया जाएगा कि वो 19 में जाके 18 19 में जाके आपका 17 में जाके आपका फर्स्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी सेकंड अथॉरिटी में भी एप्लीकेशन लगा सकता है। 11 में बात करें थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, ये बात कर रहे हैं कि सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन केस में भी इंटेंट टू डिस्क्लोज ऑन द रिकॉर्ड रिक्वेस्ट एंड सिंपल सी बात इसे आप ऐसे यहां से समझिए कि थर्ड पार्टी का मतलब क्या है। थर्ड पार्टी का मतलब है कि सबमिशन जो आई है वो थर्ड पार्टी के लिए आई है। ठीक है, कि इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि अगर कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उससे नोटिस दिया जाएगा। अब देखो यहाँ नोटिस की बात है, मान लो सीपीआईओ के पास कोई मैटर गया, ठीक है, सीपीआईओ के पास कोई मैटर गया तो उसको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा उस पर्सन को जिसको जिससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है कि भैया 5 दिन में टाइम दे, हम तेरे को इस बंदे एक्स ने बात मानी है। देखिए इसमें 3 बंदे इंक्लूडेड है थर्ड पार्टी में, एक सीपीआईओ मान लो, ठीक है, सीपीआईओ से डिटेल मांगी, इसने एक्स की डिटेल मांगी, इसकी डिटेल मांगी है, डिटेल इसकी मांगी है, और एप्लीकेशन लगाई है बी ने। ठीक है, तो यहाँ पहले बताओ यहाँ थर्ड पर्सन कौन हुआ, थर्ड पर्सन ये हुआ, ये पर्सन। ठीक है, बी कौन हुआ, जिसने अंडर सेक्शन 6 एप्लीकेशन लगाई है, इसको। ठीक है, ये इसको पूछेगा कि भैया मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए। अब देखो इसकी डिटेल्स कौन सी वाली नहीं दे सकता, इसकी अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, देना पड़ेगा। कोई मैटर इससे पर्सनली रिलेटेड है, ठीक है, कोई मैटर इससे पर्सनली रिलेटेड है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर है कि दे या ना दे। इसको इससे 5 दिन में पूछेगा, बता भाई मैं इसकी तेरी इन्फॉर्मेशन दे दूं या ना दे दूं, ये इसे बताएगा कि नहीं दो ना दो। मान लो इसने रिफ्यूजल हाँ कह दिया कि ठीक है देगा तो आप बी को मेरी डिटेल्स, तो ठीक है। अगर इसने रिफ्यूजल कर दिया फिर डिसीजन चला जाएगा इसी के पास
ठीक है, सीपीआईओ या एसपीआईओ बोल लीजिए हर डिपार्टमेंट के हिसाब से। इसके बाद चला जाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन दे या ना दे, ठीक है, बी को। तो इसमें यही बताया गया कि इन्फॉर्मेशन दे ना दे वही है। इसमें एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 7 से सीपीआईओ एसपीआईओ may shall in 40 days after the request made 30 party has been opportunity to representation, और वो भेजेगा अपना रिप्रेजेंटेशन भेजेगा 40 डेज का टाइम देगा सीपीआईओ एसपीआईओ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको दे या ना दे, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।